वेलकम टू राजस्थान जी की ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जी की ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए राजस्थान जी के या बोल लीजिए पार्ट ए से संबंधित महत्वपूर्ण 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा पशु परिचय हेतु रामबाण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी विलंब के आज की इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना। आपके अंत में कितने प्रश्न हल होते हैं आपसे वो स्कोर आपको नीचे कमेंट के माध्यम से बताना है। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है दोस्तों कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, ये 7 यहाँ पे गायब है लेकिन 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। ठीक है, पहले चरण के अंतर्गत मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था और उस मत्स्य संघ में खालिस्तान के एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य था। यानी कि मत्स्य संघ में कौन कौन से जो जगह थी, जिले थे, ठीक है, वो इसमें शामिल थे, इसके बारे में बताना है। तो मत्स्य संघ में दोस्तों अपने अलवर, भरतपुर, धौलपुर और अपने करौली, ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये जिले शामिल थे और ये जगह शामिल थी। ठीक है, ये जो जगह थी ये शामिल थी मत्स्य संघ में। ठीक है, और पहला प्रथम चरण मत्स्य संघ का ही हुआ था और इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में खालिस्तान नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। यानी कि ऐसे उपकरण जो चित्तौड़ में तो एक नदी है उसके किनारे मिले हैं और दूसरा विराटनगर से भी मिले हैं। तो ऐसा उपकरण दोस्तों बताना है और ये किस नदी के किनारे है इसके बारे में बताना है। तो चित्तौड़ में दोस्तों बैराज नदी है जिसको बेड़च के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बैराज नदी के किनारे अपने उपकरण मिला है और वही उपकरण अपने विराटनगर से मिला है जिसको बैराट के नाम से जाना जाता है। और विराट नगर सभ्यता दोस्तों अपने बाणगंगा नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, अब वो कोटपुतली भैरोड जिले में आ चुकी है, पहले वो जयपुर के अंतर्गत आती थी। ठीक है, इतना सब कुछ आपको याद रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की खोज की गई थी जिसे खालिस्तान नामक एक टीले के नीचे दबा दिया था। उस टीले का नाम बताना है दोस्तों और उस टीले का नाम बिल्कुल ही सरल है। आहड़ सभ्यता को दोस्तों धूल कोट के नाम से भी जाना जाता है और उसी के नाम पर पड़ा है उस टीले का नाम धूलकोट। क्या है? धूलकोट। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता का या उपनाम पूछ ले तो आपको बताना है धूलकोट। ठीक है, और यही टीला है वो धूलकोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है चौथा आहड़ से संबंधित है कि आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि दोस्तों बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं, इसलिए आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि पृथ्वीराज तृतीय, जी हाँ पृथ्वीराज तृतीय व सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध खालिस्तान वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय औरों से सभी से सबसे प्रसिद्ध खालिस्तान वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। तो पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों सबसे कम उम्र में बैठने वाले सिंहासन में बैठने वाले क्या थे दोस्तों? चौहान शासक थे और ये अपने 11 वर्ष की आयु में, जी हाँ दोस्तों 11 वर्ष की आयु में इन्होंने पदस्थापन कर लिया था सिंहासन पर। ठीक है, चलिए और वो थे पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड। चलिए छठा प्रश्न है कि आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, इंपोर्टेंट है कि आबू के परमार वंश का संस्थापक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों सही बताया, धूमराज। कौन है? धूमराज अपने आबू के परमार वंश का संस्थापक है धूमराज। ठीक है, यही था धूमराज। चलिए सातवां प्रश्न है कि बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों बूंदी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जी हाँ दोस्तों आपके अब आंसर आने लगे हैं। जी हाँ सही कहा आपने दोस्तों, कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़ तो अपने कहाँ पे आएंगे? बिल्कुल हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आएंगे, हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चित्रकला की हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आएंगे। चलिए आठवां प्रश्न साथियों इंपोर्टेंट है कि डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी खालिस्तान के द्वारा करवाया गया था। तो भाई आस्करण की रानी कौन थी जिन्होंने डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों जो आस्करण की जो रानी थी उस आस्करण की रानी का नाम था दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, श्रीमती
श्रीमती कह दीजिए, श्रीमती लगाना भी चाहिए, प्रेमल देवी, ठीक है। कौन थी? प्रेमल देवी जी, ठीक है। ये प्रेमल देवी जी के द्वारा ही, जी हाँ दोस्तों, प्रेमल देवी जी के द्वारा ही नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था और ये अपने महारावल आसकर्ण की रानी थी और ये डूंगरपुर में इस नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। चलिए, नवा प्रश्न है कि गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गीदड़ नृत्य आपसे पूछ ले, जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। गीदड़ नृत्य आपसे पूछ ले तो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध डांस है दोस्तों। शेखावटी जो क्षेत्र है उसका प्रसिद्ध डांस है गीदड़ नृत्य, ठीक है, गीदड़ नृत्य। चलिए, अगला 10वां प्रश्न है, चार बेत, जी हाँ दोस्तों, चार बेत खालिस्तान का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। दोस्तों, चार बेत जो लोक नाट्य है ना, ये अपने टोंक का प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, टोंक जिले का प्रसिद्ध है चार बेत लोकनाट्य। चार बेत लोकनाट्य टोंक जिले का प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, 11वां प्रश्न है कि हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को किस नाम से जाना जाता है या फिर उस बोली को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, हाड़ा राजपूत जो बोली का उपयोग करते थे उस बोली को हाड़ौती कहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सरल प्रश्न है, हाड़ौती कहेंगे, ठीक है भाई। हाड़ौती में ही तो बसते थे हाड़ा राजपूत, ठीक है, हाड़ौती में ही तो बसते थे हाड़ा राजपूत। कोटा बूंदी झालावाड़, ठीक है। तो हाड़ा राजपूत हाड़ौती भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 12वां कि हृद्रोही के लेखक कौन है? हृद्रोही, देशद्रोही नहीं है दोस्तों, हृद्रोही के लेखक दोस्तों आपसे पूछ ले, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रसिद्ध काव्य है, ठीक है। तो हृद्रोही के लेखक हैं दोस्तों, ये आपसे पूछ ले तो आपको बताना है अर्जुन देव चारण। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन देव चारण ये क्या है? हृद्रोही के लेखक हैं। हृद्रोही के लेखक हैं अर्जुन देव चारण, ठीक है। चलिए, इसका जवाब तो आपको देना ही होगा दोस्तों कि ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है। बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, सभी इसका जवाब देंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऊंटों के देवता, जी हाँ दोस्तों, ऊंटों के देवता कौन है? पाबूजी महाराज। कौन है? पाबूजी महाराज। जी हाँ दोस्तों, पाबूजी महाराज को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है दोस्तों, पाबूजी, ठीक है। चलिए, 14वां भी इम्पोर्टेंट और बिल्कुल सरल प्रश्न है कि माओ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का खालिस्तान मानते हैं। तो माओ जी के जो अनुयायी है दोस्तों, माओ जी के जो अनुयायी है वो विष्णु का, उनको क्या मानते हैं? विष्णु जी का, जी हाँ दोस्तों, विष्णु जी का कल की अवतार मानते हैं, ठीक है। यानी कि माओ जी के जो अनुयायी है, अनुयायी यानी जो उसकी पूजा करते हैं, ठीक है, उसका पाठ करते हैं, उसका ही जप नाम करते हैं, वो उनको कल की अवतार मानते हैं, विष्णु का कल के अवतार मानते हैं माओ जी को, ठीक है, माओ जी के अनुयायी, ठीक है, यानी कि हम उसको शिष्य बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, 15वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, इसका तो धुआं आप कर दोगे दोस्तों। आदिवासियों का कुंभ, जी हाँ दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम को कहा जाता है और ये बेणेश्वर दोस्तों बेणेश्वर अपने डूंगरपुर में था, डूंगरपुर में है और डूंगरपुर में ही रहेगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है? तो बेणेश्वर धाम को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, 16वां प्रश्न है कि महिलाएं बोरला नाम का आभूषण कहाँ पहनती है? बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, बोरला, जी हाँ दोस्तों, बोरला कहाँ पे पहनेगी? सिर पर पहनेगी। कहाँ पहनेगी? सिर पर पहनेगी दोस्तों महिलाएं बोरला नामक आभूषण। चलिए, अगला प्रश्न है 17वां कि किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर का यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई? तो दोस्तों, किस वर्ष में जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, गौरवान्वित करने वाला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये दी गई थी 2010 को जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में रखने की ये मान्यता दी गई थी, ठीक है। चलिए, 18वां प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, बावड़ियों का शहर कह दीजिए या फिर कुंडों का शहर कह दीजिए। गुंडो नहीं दोस्तों, गुंडो नहीं, कुंडों का शहर। तो कुंडों और बावड़ियों के शहर के नाम से दोस्तों बूंदी जिले को जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा बावड़ी अगर राजस्थान में किसी जिले में है तो वो है बूंदी जिले में, ठीक है। कहाँ पे है? बूंदी जिले में। और दोस्तों, और सबसे जो प्राचीन पूछ ले या फिर सबसे बड़ी बावड़ी पूछ ले तो आपको बताना है चांद बावड़ी, और वो कहाँ पे है? विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है, विशाल बावड़ी है, ये अपने दौसा में है, आबानेरी दौसा में, ठीक है। लेकिन जब आपसे बावड़ियों का शहर पूछ लीजिए या फिर कुंडों का शहर पूछ ले तो आपको बताना है बूंदी जिला, ठीक है। चलिए, हाड़ौती के अंतर्गत आता है, ठीक है।
हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज्यादा बावड़ियों का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न 19वां कि राजस्थान संघ के लिए विलय का पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो दोस्तों जब राजस्थान संघ के लिए विलय विलय चल रहा था, यानी कि पूरे राजस्थान को एक करने जा रहे थे, जब सभी शासक अपनी जमीन जायदाद सभी सरकार को सौंप रहे थे, तब तब जो वो हस्ताक्षर हुए थे राजस्थान संघ विलय पत्र पर, जब हस्ताक्षर करते हुए दोस्तों किसने, तो वो दोस्तों वो थे बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किस पर? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ऐसा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। ठीक है, यस, ऐसा कहने वाले थे चंद्रवीर सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, याद रखना। चलिए 20वां प्रश्न है कि बेगू किसान आंदोलन, जी हाँ दोस्तों, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों राम नारायण चौधरी, बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न है कि राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो राजस्थान को केवल और केवल अपन भू आकृति की दृष्टि से, जी हाँ दोस्तों, भू आकृति की दृष्टि से केवल और केवल राजस्थान को अपन 4 भागों में ही बांट सकते हैं। 4 भागों में ही बांट सकते हैं राजस्थान को, केवल कितने भागों में? 4 भागों में ही बांट सकते हैं। चलिए 22वां प्रश्न है कि राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र, 100 टापुओं का शहर, ठीक है, 100 टापुओं की सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो 100 टापुओं के नाम से जाने तो दोस्तों वो है अपना राजस्थान का एकमात्र शहर बांसवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, 100 टापुओं का शहर के नाम से जाना जाता है, या 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से अपने बांसवाड़ा जिले को जाना जाता है। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। एक झील ऐसी है जो इसमें से खारे पानी की नहीं है, तो अपन को बताना है दोस्तों। डीडवाना सबको पता है खारे पानी की है, लूणकरण सर अपने खारे पानी की है, पंचपंद्रा तो खारे पानी की है सर, लेकिन ढेबर झील, जी हाँ दोस्तों, ढेबर झील अपने खारे पानी की झील नहीं है, मीठे पानी की, शुद्ध मीठे पानी की झील है ढेबर झील। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को, राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को किस रूप से भी जाना जाता है, या फिर खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को दोस्तों अपने किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों उसको शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो किस कारण से दोस्तों दक्षिण राजस्थान में 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी राजस्थान में 40 से भी कम हो जाती है। ठीक है, ये कारण क्या है दोस्तों? ये कारण है दोस्तों, ये कारण आपसे पूछ ले तो इसका कारण एक ही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अधिक ऊंचाई, सघन वनस्पति का आवरण होना। अधिक ऊंचाई, सघन वनस्पति का आवरण होना। जहां पर वनस्पति ज्यादा होगी समझ ली दोस्तों, वहां पर वर्षा ज्यादा होगी। ठीक है, अब पश्चिमी राजस्थान की तरफ चले जाइए, वहां पर वनस्पति कम है और नीचे की तरफ ज्यादा है, ऊंचाई नहीं है, वनस्पति कम है तो वर्षा कम होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। ठीक है, 26वां प्रश्न है तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। तापमान और वर्षा दोस्तों, तापमान और वर्षा के आधार पर अपन राजस्थान को दोस्तों कितने जलवायु प्रदेशों में बांट सकते हैं। तो अपन राजस्थान को, जी हाँ दोस्तों, 5 जलवायु प्रदेशों में बांट सकते हैं। ठीक है, और बांटा भी है, जैसे कोपेन ने बांटा है। ठीक है, इस तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न है किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से कम को कवर करता है। तो कौन से वन पाए जाते हैं माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्रों में? दोस्तों माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्रों में उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं माउंट आबू के क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए जंगलों में। 28वां प्रश्न है कि लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। इसका जवाब आपको देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, लाल पीली मिट्टी तो सवाई माधोपुर में पाई जाएगी। ठीक है, कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो सवाई माधोपुर में अपने एक अभ्यारण्य है रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर बाघ परियोजना भी वहीं चलती है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं है। ठीक है, और राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना थी। ठीक है, सेकंड अपने कौन सी थी? सरिस्का।
ठीक है। चलिए 29वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम खालिस्तान का अभिप्राय है। तो राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम, इसका क्या अभिप्राय है दोस्तों? इसका अभिप्राय पूछ रहे तो राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाया गया एक अभियान था अमृतम जलम। ठीक है। चलिए और लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है दोस्तों आज का, कि थार का घड़ा, जी हाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? जी हाँ बता दीजिए। चांदन नलकूप को कहा जाता है दोस्तों। जो अपने बाड़मेर में है उसको चांदन नलकूप है दोस्तों बाड़मेर में, उसको थार के घड़े के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर सिर्फ और सिर्फ पानी है। ठीक है, बढ़िया मीठा ताजा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी पशु परिचय एग्जाम के लिए थोड़े से भी अगर आपके लिए साबित हो सकते हैं सही, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं वीडियो लगातार आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।